आप भी मुस्कुरा लिया करो यार, अभी जीएसटी नहीं लगी मुस्कुराने पे। आप नहीं हंस रहे हो ना, भगवान कसम मेरे को एक सीन याद आ गया। एक कार्यक्रम में गए साहब, हम ऐसे भाई साहब जैसे एक आदमी बैठे थे सामने, मैंने खूब बड़े बड़े पंच दिया, खूब हंसाया, वो हंसे ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब आप हंस क्यों नहीं रहे? ओ मैं क्यों हंसूं यार, मैं बड़ा आदमी हूं, अमीर आदमी हूं, मैंने हंसने के लिए आदमी रखे हैं। गजब हो गया यार। फिर मैंने दूसरा पंच दिया, मैंने कहा तालियां तो बजा दो। ओ क्यों बजाऊं यार, मैं पैसे वाला अमीर आदमी हूं, मैंने ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। 6 महीने बाद साहब उसकी शादी हुई। बोलने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मुस्कुरा दिया करो। कोरोना काल के बाद आज हंसने का मौका मिल रहा है। ये कोरोना है क्या दादा? कोरोना क्या है? मीडिया वाले भाई साहब आप भी सुन लीजिए। अरे घर से दुखी हो के आए हो, बैठ जाओ यार। घर भी जाओगे वही लुगाई वही बच्चे, कौन सा पड़ोस में घुस रहे हो? अच्छा, हम तो घर जाते हमारे बच्चे ही नहीं पहचानते, ऐसी होती है कि पापा 20 दिन बाद लौट रहे हैं। सुनिए आदरणीय, 1 मिनट वार्तालाप थोड़ी सी कम करो। कोरोना क्या है साहब? कहां से आया कोरोना? अब खुल रहा हूं मैं दादा, मेरी बहनों, अब खुल रहा हूं मैं। कोरोना आया कहां से? चलो वहां से आया साहब जिसकी खुद की आंखें नहीं खुल रही, उसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। तालियां तो अब बजेंगी। और उनकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? 3.5 से 4 फीट। दादा अगर चाइना का कोई 6 फीट का जवान मिल जाए तो समझ जाना कि हमारे बुजुर्ग लोग। अरे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, है कर रहे तुम। वहां गए होंगे, उनको बताया होगा कि क्या खाने से हेल्थ बढ़ती। दादा आप तो बड़े हो, आपको तो पता होगा, फिर भी जो आप सोच रहे हो वही ठीक है, वो मुझे कोई परवाह नहीं। अब कोरोना का नाम कोरोना को किसने दिया? कोरोना को कोरोना का नाम किसने दिया? आप नहीं बता पाएंगे दादा, मैं बताता हूं। हमारे देश की हमारी बहनों ने, हमारी भाभीियों ने दिया, कसम से घरवालियों ने दिया, हमारी माताओं ने दिया। घर आओ तो बोलती ये कोरोना, ऐसा कोरोना, बेसा, ऐसा मत करो ना, ये मत करो ना, वो मत करो ना, लो आ गया कोरोना। अच्छा, कोरोना काल में घर में रहो लुगाई कूटे, बाहर जाओ पुलिस कूटे, बड़े बुरे हाल थे। मैंने तो तख्ती टांग ली थी गले में, सही बता रहा हूं मैं। वो क्या हुआ है? और बोलती कब थी वो कब बोलती थी बताऊं? भाभी, आपकी भाभी क्या बोलती थी? जब पुलिस का हॉर्न सुन ले, टॉ 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 टॉ, तब बोलती गुड्डू के लिए दूध ले आओ न जाके। एक दिन तो यह मजे की बात तो अब आई, जब वो पुलिस का हॉर्न सुनी और धीरे से बोलती बहुत दिन हो गए हमने पकोड़े नहीं खाए, बेसन ले आओ ना। मैंने अपने मफतलाल जी को फोन लगा दिया। मैंने कहा मफतलाल जी कहाँ यार? यार किराना दुकान में बैठा हूँ। और ये मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। बोले क्यों? और मैंने कहा यार तुम्हारी भाभी को ना पकोड़े खाने हैं, बेसन लेने आ रहा हूँ। मैं बेसन लेने गया था साहब, पुलिस आ गई। बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया था। अभी बात खत्म नहीं हुई। 15 दिन बाद फिर मफतलाल जी के उस घर में आए। मेरी घरवाली, आपकी भाभी क्या बोलती है? सूजी ले आओ ना, हलवा खाने की इच्छा हो रही है। मैंने लगाया मफतलाल जी को फोन। मैंने कहा भाई साहब सूजी है क्या? बोले सरदार जी जिस दिन से तुम गए हो उसी दिन से सूजी है। अच्छा एक चीज और देखना, पुलिस वालों की और डॉक्टरों ने बहुत मेहनत करी। मैं प्रणाम करता हूं, आप लोग गवाह इस बात की। रातों दिन एक किया पुलिस वालों ने, डॉक्टरों ने गवाह। आपको पता है रात और दिन एक किया है, पर दोनों में एक समानता रही कि डॉक्टर के पास जाओ तो वो पहले पूछ लेता था कि पहला डोज किधर लगा। पुलिस ने नहीं पूछा दादा। चलिए एक बार पूरा सदन ताली बजा के मुझे आशीर्वाद दे। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं साहब। चुनाव का माहौल है साहब। वो थोड़े दिन पहले मेरी घरवाली विधवा पेंशन लेने चली गई। वो तो मंत्री जी के रहते में बुलवाने वाला था, सही कह रहा हूं। वो नगर पालिका चली गई, बोली विधवा पेंशन का फॉर्म भर दो। वो नगर पालिका का अध्यक्ष मेरा दोस्त बोले यार भाभी जी कब हुआ? बोली क्या बोल रहे?
बोले भाटिया जी कब? बोले नहीं, वो तो घर में सोए हैं। अरे तो विधवा पेंशन क्यों भरवा रही है? बोले सरकारी काम है, लेट तो हो ही जाता है। मतलब कहां निपटा देती है, इनका कोई भरोसा नहीं है। चलिए साहब, अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे, अब मैं खुलता हूं। वो मफतलाल जी की नई नई शादी हुई साहब, अभी मैं खुला नहीं हूं, खोलना मेरे को दादा, सच कह रहा हूं। मफतलाल जी की शादी अभी साथी चैनल वाले बड़े भाई हमारे, अब पहला दिन होता भाई, वाइफ को इंप्रेशन देना है उनको, भाई हम जिंदगी की बितानी उनके साथ। पहला दिन मफतलाल जी दारू पीते नहीं। बोले यार भाटिया जी कोई बताओ यार, मैं तुम्हारी भाभी के सामने सारी जिंदगी मूंछों पे ताव दे के रहूं, वो मेरी इज्जत करे, मुझसे प्रेम करे यार, ऐसा क्या करूं जो फिदा हो जाए। मैंने कहा मफतलाल जी दारू पीते हो क्या? बोले नहीं। मैंने कहा सच्ची? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा हो गया काम? बोले क्या करूं? मैंने कहा बस एक बोतल लो सिग्नेचर की फुल, और पहली दिन पहली रात ले जाके काउंटर पे रखना, ठाक। वो कहेगी आप दारू छोड़ दो, मालूम कितनी बुरी चीज है, बस दारू की बोतल उठा के बाहर फेंकना, ताड़ 600-700 का नुकसान होगा। पर लाइफ की पहले दिन से इन्होंने पीनी छोड़ दी, मेरी बात मान गए, बस हो गया काम। इन्होंने वही किया, बोतल लेके गए, काउंटर पर रखी, टाक। भाभी ने बोली मेरे वाले में सोडा मत डालना। लेने गई थी पूत और कसम छोड़े आई। भैया थोड़ा क्षमा चाहूंगा, ये बात भाभी को नहीं बताना, नहीं कूट डालेगी, मथुरा घुसना बंद हो जाएगा मेरा। हाँ, अब एक बार जुड़ जाओ, मेरी रियल वाइफ से मेरे 2 बच्चे दादा। क्या कर रहे हो? अब हैं मेरे तो क्या कर रहे अब हैं दादा मेरे रियल वाइफ, मतलब हम लोगों की हो नहीं सकती कि यार कैसी बात कर रहे हो। अभी मैं दीपा जी के पास बैठा था, दीपा जी मुझसे कह रही थी क्या बात है भाटिया जी, चेहरा उतरा हुआ है आपका। उनका नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा यार, तबीयत ठीक नहीं बताओ ना हुआ क्या है आपको। उनका नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही। नहीं बताओ ना हुआ क्या है आपको, क्या हुआ है। मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं लग रही यार। वो बिल्कुल सट के चिपक के बैठी, बोली अब बताओ कैसा लग रहा है। मैंने कहा मैडम ऐसा लग रहा है जैसे शिमला खुद चल के पंजाब के पास आ गया हो। मैं मंच की ओर अग्रसर होता हूँ। केवल 2 कवि शेष हैं, दोनों ही विशेष हैं। एक दीपाली जैन जिया जो गाजियाबाद से हमारे बीच आई हैं, मंच की सबसे भारी भरकम कवित्री हैं कि हरियाणा की। बिल्कुल मैं बताता हूँ, सास सोच है बहू, मामला एक जैसा है दोनों का, कोई किसी से कम नहीं है। वैसे सुनिएगा कि एयरफोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया, तो उसने ये सोचकर जहाज को उल्टा सीधा ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एंगल पर घुमाया कि मेरी सास को मेरा हुनर दिख जाएगा। लेकिन जब शो खत्म करके सास के पास पहुंचा तो सास बोली बेटा हिम्मत मत हारियो, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा। इसलिए महिलाओं से कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। एक तो कह रही थी, बोली तबीयत खराब थी, ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया, आधा घंटा अपनी सास से खूब लड़ी तब जाके थोड़ा आराम आया। अच्छा भाई साहब सच्ची बताना, प्रथम पंक्ति में अगर आपको अपने खानदान का इतिहास जानना हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पत्नी के मायके की बुराई शुरू कर दो। 10 मिनट में आपके खानदान का गौरवशाली इतिहास आपके सामने होगा। कि इसलिए इन महिलाओं से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अमरूद खरीदते टाइम तो पूछती हैं भैया मीठे हैं ना, और बाद में घर जाके नमक लगा के खाती हैं। मैं तो विनोद पाल से पूछ रहा था, विनोद भाई पत्नी को संस्कृत में क्या कहते हैं? विनोद जी बोले पत्नी को संस्कृत में तो छोड़ो, किसी भी भाषा में कुछ नहीं कह सकते, जान है तो जहान है, भाषाएं तो ऊपरी ज्ञान है। हम पुरुषों की हालत रोडवेज की बस की तरह होती है, दिन भर कहीं भी घूमो, रात को आके डिब्बों में जमा होना पड़ता है। और हम तो देखो, हम पुरुष एक बात पर देखो, आप सबके लिए कह रहा हूं मैं, तालियां बजाएगा इस बात पर, भगवान ने हम पुरुषों को नेचुरल इतना खूबसूरत बनाया है, वरना हम कहां पार्लरों में धक्के खाते फिरते। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं दीपाली जैन जिया जी को आमंत्रित करता हूं। को अमिताभ बच्चन से जया बच्चन कर दो। मैं सच बताऊं आपको मन की बात, मैं जीवन में किसी भी जगह काव्य पाठ से पहले इतना कभी नहीं डरी जितना आज यहाँ बैठे बैठे मुझे डर लग रहा था।
मैं इस 15 साल के बच्चे ईशान से भी कह रही थी, इतनी घबराहट भाई कभी नहीं हुई। क्षत्रियों की सभा में बैठी हूं, मेरा दिल यूं यूं कर रहा था, मैंने कहा जो मुंह से जरा सी भी कुछ ऊक चूक निकल गई तो तलवारें खिंच जाएंगी यहाँ तो भैया। उपेंद्र जी ने बहुत बढ़िया समा बांधा, जो संगीत बजाया और जो आप लोग नाचे हो, मैं सही बता रही हूँ, मैं इतना कंट्रोल करके बैठी हुई थी, वरना इतनी देर में तो मेरा डांस निकल जाता है। एक वो भाई मेरा गोगल लगा के जो बैठा हुआ है बीच में, हाँ हाँ तेरी बात हो रही है, गले में चैन और आंखों पे गोगल, और कौन है यहाँ तेरे जैसा लड़के, तू ही चमक रहा है बस। ये भाई साहब ने ताली बजा के दिखाया, गोगल तो मेरी भी आंख पर है, मुझे ना देखा तुमने ना। मैं सही बताऊं, जज तो आप भी रहे हो, पर मैं ये देख रही थी, उसने अगले ने, ये ईशान निपट गया, के राजस्थानी निपटे, विनोद पाल, रसिक, सारे निपटते चले गए, अगले ने ताली बजाई है बलजीत कौर पे। वो टारगेट लिए बैठा है, कोई भी आ जाना, मेरा टारगेट बलजीत कौर है, ये खड़ी होगी ताली तभी बजेगी। तो बेटा एक बात समझ लियो, 2000 के नोट को कितना भी ताड़ लियो, चलन में तो 100 का ही रहेगा। बहुत अच्छा पढ़ा सबने। रसिक गुप्ता जी लगातार यही कह रहे थे, भारी भरकम कवित्री है, भारी भरकम कवित्री है। ये विनोद पाल मेरे ऊपर कविता लिख लिख कर करोड़पति हो गया आज की डेट में, कविता सुना सुना कर। हम हैं मणिये लोग, पहले इनकी उधारी उतरेगी, कविता पाठ उसके बाद ही होगा। तो सुनो, मुझको पता है क्यों भला मचल रहे हो तुम, सोफे पे बैठे बैठे हाथ मल रहे हो तुम, और तगड़ी में मेरी सोना बेशुमार लगेगा, बस इसलिए मेरी कमर से जल रहे हो तुम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पढ़ा सबने। एक तो मैं मफतलाल जी निवेदन करना चाहूंगी, ये जो मुझको सेकंड लास्ट नंबर पे उतार कर आपने इस मंच की शीर्ष कवित्री होने का, सीनियर कवित्री होने का दर्जा प्रदान किया है, तो वो दर्जा मेरे लिफाफे को भी मिलना चाहिए। मैं सही बताऊं, इन मफतलाल जी का तो कोई कर्जा है हम कवियों पर, क्योंकि जिस पेमेंट पर ये हमें उपलब्ध करवा रहे हैं ना, इतने में तो हम फोटो में भी दिखने को ना मिलने आपसे। भाई यहाँ से जाने के बाद हम सारे पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठने वाले हैं। मैं सोच रही थी नजर न लग जाए मुझे कहीं, बहुत ही अच्छे हैं सारे के सारे, कभी ये माइक खराब कर देवे, कभी लाइट चली जावे, यही चल रहा है यहाँ पर। मेरी बारी में यही कर दो भाई, पीछे तक सबको आनंद आ रहा है, आप लोग आनंद ले रहे हो तो जरा पीछे तक तालियां लहरा दो अपनी। मैं आपको बता रही थी कि हम सारे यहाँ से जाने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठेंगे और वहां करेंगे हम एक विशेष मंत्र का जाप, ओम ह्रीम प्रीम श्रीम उधार उतराय नमः @mafatlaal.com। मफतलाल जी ने फोन करा, बुलाया, दीपाली कार्यक्रम में आना है। मैंने कहा क्या व्यवस्था रहेगी? बोले बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं जी, सरदार जी आ रहे हैं हमारे, 5000 रुपए कम दे देना उनसे। कहते फिर तो तुम आकर 5100 की पर्ची कटा जाना, वो तो फ्री में ही आ रहे हैं। बहुत अच्छा सुनाया सबने। ईशान ने झंडे गाड़ दिए, 15 साल का लड़का है, इतना ही बड़ा मेरा बेटा है। मैं इसकी वीडियो उसे दिखाती हूँ, उसने मेरा YouTube बंद करवा दिया कि मम्मी तुम्हें कोई नालायक ना मिलता, कभी सारे हमसे होशियार ही मिले, उन्हीं की दिखाओ तुम हमेशा। पर बहुत अच्छा करा लड़के ने, बहुत बढ़िया सुनाया, क्या रंग जमा दिया सारे में। और मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल सच्ची बात, साक्षात सत्य, परम सत्य, कि जब कोई कवि इतनी अच्छी, इतनी धुआंधार प्रस्तुति देता है, उसे इतनी तालियां, इतनी वाहवाही, इतनी मालाएं मिलती हैं, तो बहुत खुशी होती है। मैं सच कह रही हूँ वाहिगुरु साहब, बहुत खुशी होती है, दिल से बहुत खुशी होती है। लेकिन केवल उस कवि को, अजीब, बाकी सारे कवियों की छाती पे सांप लौट जाते हैं। मैं सच बताऊं, भीतर ही भीतर इतनी जलन होती है ना, बताया नहीं जा सकता। अजीब भतेरे जल कुकड़े होते हैं हम कवि।
अभी कुछ दिन पहले ये के राजस्थानी जी बैठे हैं, इन्होंने फेसबुक पर अपनी एक फोटो अपलोड करी। उस दिन अच्छे लग रहे थे। हाँ, अब आज का तो सबको दिख ही रहा है। अब उस दिन अच्छे लग रहे थे, मैंने भी कमेंट कर दिया। मैंने कहा भाई राजस्थानी साहब कमाल लग रहे हो, कतई जहर। इतनी देर में रसिक गुप्ता जी का कमेंट आता है भाई फेसबुक पर, कहते हैं दीपाली तुम्हें पता नहीं है, फिल्टर लगाई हुई फोटो है। थोड़ी देर बाद एक और कमेंट करते हैं वहीं उसके नीचे, कहते हैं ये टीवी की शूटिंग के लिए गया था, 2.5 किलो तो पीओपी चिपका रखी है मुंह पे। मैंने कहा हाँ जी मैं समझ गई। अच्छा इतनी पे भी इनकी छाती के ये कौन है गुपचुप में लगा पड़ा है? अच्छा तू बाज मत आइयो भाई, कोई मौका मत छोड़ियो पिटवाने का। अगर जो किसी को मेरी बात समझ ना आए तो तलवारें यहीं खिंचेंगी आज। तो मैं आपको बताऊं, इतनी पे भी इनकी छाती के सांप नहीं उतरे। फौरन इन बेचारे राजस्थानी साहब का आधार कार्ड वाला फोटो दिखा दिया। कहते ये देखो असलियत में ये ऐसा है। मैंने कहा हाँ जी मैं समझ गई। कहते तुम कुछ नहीं समझी, तुम्हें कार्यक्रम में किसने बुलाया है, किसकी फोटो पर लाइक दोगी, कमेंट दोगी, अब आप आनंद लेना। मैं रसिक जी की फोटो पर लाइक और कमेंट देने वाली थी, इतनी देर में हमारे विवेक प्रताप जी ये बैठे हैं जो शांत चित्त से एकदम तुरंत वहीं उसी जगह कमेंट करते हैं, बेटा बुलाया किसी ने भी हो, लिफाफा तो मैं ही दूंगा। वैसे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मैं सच बताऊं प्रकृति जो है ना वो बैलेंस करना नहीं छोड़ती। जो बहुत स्मार्ट आदमी होता है उसे गंजा करना नहीं भूलती, और जो बहुत क्यूट औरतें होती हैं उन्हें मोटा करना नहीं भूलती। कविता पे आज तक आपने मंचों पे एक कवि को एक कविता सुनाते हुए देखा होगा। आज अलीगढ़ का भी यह सौभाग्य है कि आज इस मंच पर एक कवि और एक कवित्री एक टाइम में एक ही कविता पढ़ेंगे। एक सवाल अगर पति बोलेगा तो उसका जवाब देगी पत्नी, और पत्नी एक सवाल पूछेगी तो उसका जवाब देगा पति। आज तक के मंचों का सबसे बढ़िया प्रयोग है। आप लोगों की तालियां मिलेगी तो यकीन मानिए ये जोड़ा जितनी जगहों पे कविता पाठ करके आ चुका है, हर जगह से प्यार और मोहब्बत लेके गया है। आज आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान मिलेगा तो ये जोड़ा और आगे बढ़ेगा। अलीगढ़ से इसकी यात्रा सीधा बैंकॉक तक की होगी, पर आपकी बस भाई साहब यकीन मानो, आज आप 1025वें आदमी हो जिसने पूछा है कि क्या ये पति पत्नी है। सच बात तो ये है ये दोनों होना चाह रहे हैं, पर इनकी पत्नी नहीं मान रही और इनका पति नहीं मान रहा। तो आपके बीच में कविता का एक ऐसा संगम कि एक कविता और उसे सुनाने वाले दो, एक ऐसा संगम लेके आ रहे हैं आपके बीच में। दिल्ली के रसिक गुप्ता और फरीदाबाद की बलजीत कौर तन्हा जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ इन दोनों का। तो हम शुरू करते हैं एक बार कैसे घरों में छोटी छोटी बात पर नोकझोंक शुरू होती है और उसका अंत कहाँ होता है। देखिए एक छोटा सा ड्रामा हमने वो लिखा और मफतलाल जी के सारथी चैनल के माध्यम से करोड़ों लोगों तक वो पहुंच चुका है। आज आपको लाइव देखने के लिए। हे भगवान कैसी पत्नी मिली है, मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया, और कल जो तूने बटन लगाया था आज फिर टूट गया। मुझे बेवकूफ समझते हो जो ये बहाना बनाकर लाए हो? सच सच बतला दो किससे जोरा जोरी करके आए हो? अरे बल्लो जिंदगी की इस भागम भाग में पसीने छूट जाते हैं, पैसे बचाने के लिए मेट्रो में करते हैं सफर और धक्का मुक्की में बटन टूट जाते हैं। मंत्री जी ये पति लोग हमें ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं। हम सब जानती हैं, जहां भी मेट्रो में लड़की देखी ये मर्द सट के खड़े हो जाते हैं। जवाब दे दो, इज्जत बचा लो। अरे बल्लो तू तो बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रही है। जितना बोल रहा हूँ प्यार से, लगता है अब तो काम लेना ही पड़ेगा तलवार से। आहा बड़ी तलवार उठाकर अपनी मर्दानगी दिखाते हो। इतने ही मर्द हो तो तलवार छोड़ दो, सुई धागा उठाकर अपना बटन खुद क्यों नहीं लगाते हो? हे भगवान इससे तो अच्छा था मैं किसी दर्जी की बेटी को ब्याह लाता, और ऐसी पत्नी की क्या आरती उतारूं जिसे बटन लगाना भी नहीं आता। देख लो मंत्री जी, ये ऐसे पतियों को ही हम औरतों का आगे बढ़ना नहीं भाता है। हम तो जा पहुंची चांद पर और ये पति कहते हैं हमें बटन लगाना नहीं आता है। भाई वाह 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 भाई वाह। अरे चांद की बात मत कर बल्लो, मेरा दिल खिल खिल जाता है, और मेरा चांद तो तब निकलता है जब छत पर पड़ोसन का चेहरा नजर आता है।
भाई जिंदाबाद। दीपाली, ये रंगीला रसिया भी क्या खूब इतराता है, इतना भी नहीं समझता। हमारा नया पड़ोसी भी तो मुझे ही देखने छत पे आता है। हाय, ये तो डबल गेम चल रही है आप दोनों की। हाँ हाँ बिल्कुल। रघुराज जी उस दिन कह रही थी, पड़ोसी से कह रही थी, लाइए आपका बटन लगा दूं। दिल तो क्या, साले को धक्के मार के मोहल्ले से भगा दूं। अच्छा, उसका बटन लगा दिया, इसने आपको चिढ़ मचा दी और ये भूल गए उसके परफ्यूम की तारीफ करके तुम्हारी मुफ्त में मंगवा दी। वाह, अरे बल्लो वो बड़ा मक्कार है, भाभी जी कह के हाथ जोड़ता है और तू इतना भी नहीं समझती, वो जानबूझ के बटन तोड़ता है। सही पकड़े हैं। जब भाभी कहा है तो फिर भाभी का फर्ज निभाऊंगी। अगर बटन खुद टूटे या वो तोड़ ले, मैं तो भाभी हूँ, हरदम बटन लगाऊंगी। बाहर में जाओ तुम दोनों। पर ये बता कल मैं ऑफिस में क्या पहन कर जाऊंगा और मर्द होकर क्या अपना बटन खुद लगाऊंगा? क्यों? क्या वो मर्द नहीं जो लेडीज टेलर बन जाते हैं? तुमसे कमीज में बटन तक नहीं लगता, वो तो ब्लाउज में हुक तक लगाते हैं। वाह, अरे बल्लो तू मुझे एक बटन के लिए तरसाती है। एरोप्लेन में तो बटन दबाते ही एयर होस्टेस दौड़ी आती है। हाय रब्बा, ये रंगीला रसिया तो अब कोई ऐसा बटन दबाए जिसे दबाते ही एयर होस्टेस नहीं 440 वोल्ट का झटका लग जाए। अब तो दुआएं ही बचा सकती है मुझे मेरी माँ की। मानवेंद्र जी, अब तो दुआएं ही बचा सकती है मुझे मेरी माँ की। और खुद क्या कम झटके देती है, जो करंट का झटका रह गया बाकी। माँ की बात कर दी ना, तो असली झटका तो ये बल्लो अब दिखाएगी। जाओ, तुम्हारा ये बटन अब तुम्हारी माँ ही लगाएगी। भला हो फैशन वालों का, मंत्री जी भला हो फैशन वालों का, जो पैंट में बटन नहीं चेन है। वरना हम पुरुष अपनी किस्मत पे रोते, रोज बटन टूटता, रोज बेइज्जती करवा रहे होते। बाढ़ में गई चेन। अरे मैं तो अर्धांगिनी हूँ, आधा ही फर्ज निभाऊंगी। कल बटन मैंने लगाया था, आज तुमसे लगवाऊंगी। मानवेंद्र जी, सब कहते हैं कि औरत पुरुष की छाया है, पर सच सच बताओ, क्या भाभी ने कभी आपसे बटन लगवाया है? सुनो, अपने संग उनकी भी पोल खुलवा दो आप तो बस। सुनो, एक तो वो नेता और बैठे अलीगढ़ में, यहाँ सबके बीच थोड़े ही बताएंगे और तुम बटन लगाने की बात कर रहे हो। हकीकत तो ये, जाकर देख लो, रात को भाभी के पांव भी दबाएंगे। सबके घर का यही हाल है बल्लो। मुझे देख, कितना बड़ा कवि हूँ, कितने बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाता हूँ, लेकिन बटन लगाने के नाम पर घर में चूहा बन के दुबक जाता हूँ। तुम्हारे जैसे 100 चूहों को तो मैं बिल्ली बन के भगा देती हूँ, पर यहाँ अलीगढ़ में सबके सामने कह रहे हो तो लाओ दो, आज मैं बटन ही लगा देती हूँ। बटन तो लगा दे बल्लो, लेकिन जरा ध्यान से। पिछली बार सुई घुसा दी थी, छुट्टी लेनी पड़ी थी दुकान से। आहा, जब मर्द तुम्हारे जैसे हो तो त्रिया चरित्र की शक्ति दिखानी होती है, और शॉपिंग के लिए पति छुट्टी ना करे तो फिर सुई ही चुभानी होती है। अरे बल्लो, तेरी शॉपिंग के लिए तो पैसे बचाता हूँ, इसीलिए पुरानी शर्ट में बटन लगा के काम चलाता हूँ। बिल्कुल झूठ बोलती हैं ये, बिल्कुल झूठ बोलती हैं ये। सच कह रही हूँ। आप ही बताओ, जो इंसान पैसे बचाने की खातिर हफ्ते में एक दिन साबुन से नहाएगा, वो क्या खाक अपनी पत्नी को शॉपिंग करवाएगा? अरे बल्लो, तेरी कहा तो है मैंने कि तेरी शॉपिंग के लिए पैसे बचाता हूँ, इसीलिए पुरानी शर्ट में बटन लगा के काम चलाता हूँ। हाँ, ये सच कहा। बहुत पसंद इनको अपनी माया है। ये जो कमीज पहनी है, इसे 10 बार रफू करवा चुकी हूँ और इसमें 70 बार मैंने बटन लगाया है। अरे बल्लो, तू एक बटन लगाने में इतना ऐठी है, वो देख, वो सामने प्रथम पंक्ति वाली भाभी मेरा बटन लगाने के लिए तैयार बैठी है। अच्छा, तो अलीगढ़ में भी आकर यही हो रहा है प्यार, और आंखें हो रही हैं 2-4। अलीगढ़ की कोई अच्छी मार्केट बताओ, शाम को उन्हें वहीं ले जाऊंगी और इन्हें एक नई कमीज दिलवाऊंगी। देखा रघुराज जी, मेरा तीर निशाने पर लग गया। मुझे नई शर्ट मिलेगी, मेरा सोया नसीब जग गया।
ये सब जानती हैं कि मैंने क्या कहा। मैं अलीगढ़ की मार्केट में इनको ले जाऊंगी, क्रेडिट कार्ड भी इन्हीं का खर्च करवाऊंगी, कमीज इनको एक दिलवाऊंगी और साड़ियां अपनी 10 ले आऊंगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आप सबको? तो बल्लो आप बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए। 5 मिनट में एक दृश्य दिखलाना चाह रहा हूं। कविता में एक होती है प्रासन विधि। प्रासन विधि मतलब नाट्य रूपांतर। कितनी महिलाएं यहाँ पे जितनी महिलाएं बैठी हैं, कितनी महिलाएं ये बात जानती है कि दिल्ली, यूपी, राजस्थान में आज भी जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के बताइए कितनी महिलाएं ये बात जानती हैं। अच्छा, कितने पुरुष ये बात जानते हैं कि आज जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है? एक बार हाथ उठा के बताइए भाई साहब। अरे सब यहाँ ये परंपरा चालू है। ये जितनी महिलाएं यहां पर बैठी हैं सब अपना बायां हाथ ऊपर करें। हां, अब इसमें अपने पति की शक्ल देखो। आप देखो, ताली बजेगी पर ये भारतीय महिलाएं ये नहीं बजाएंगी। अब मैं सारे पुरुषों को एक तरीका बताता हूं। अपना दायां हाथ ऊपर करो। देखो कितने दुखी दुखी आदमी बैठे हुए हैं। अंकल जी, आपकी वाली तो अच्छा है भी। अच्छा, सारे पुरुष अपना दायां हाथ ऊपर करो। और ना बस आज का खाना करवा रखा है विवेक जी ने, बाकी दिन का वही पका के खिलाएगी। तो पत्नी की तो शक्ल देखनी नहीं है, इसमें शक्ल देखनी है उस बिचौलिए की जिसने शादी करवाई थी। तालियां एक बार जोरदार और बजा मार मार के थप्पड़ लो, उसका ठीक है। मुंह सुझा दो, जिसकी वजह से आपके जीवन में इतनी दिक्कत हो रही है। मैं बस सच बतला दूं। एक वो जो हरी शर्ट में भाई साहब बैठे हुए हैं कोने में, हरी शर्ट में भाई साहब, आप यहाँ के बैठ जाइए थोड़ा सा आगे। नहीं, वो क्या है, लाइट आपके सर पे पड़ रही है, मेरी आंखों पे चौंधा आ रहा है भाई साहब। और आप तो इतने व्यक्ति विशेष हो, आपका पता ही नहीं चलता होगा जब रोड पे आप आते हो कि क्या आप आ रहे हो या जा रहे हो। और इसमें शर्मिंदा वाली कोई बात नहीं है। किसी भी पुरुष के सर पर 2 ही स्त्रियां हाथ फेरती हैं, एक मां और एक पत्नी। जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। और आपको देख के लग रहा है जैसे पूरे अलीगढ़ ने हाथ फेर रखा हो। आइए। हाँ जी, ये सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए था। अब आप सुनने के मूड में हैं, मैं सुनाने के मूड में हूं। बस आपसे एक छोटा सा वचन लेता हूं। ये इसलिए जरूरी है, वचन भी मैं बतला दूं आपसे। हालांकि मैं वचन लेता नहीं, मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि जब तक मैं इस लड़की को विदा ना कर दूं, आप प्लीज कहीं पे जाइएगा मत, यहीं पे बैठे रहिएगा। और जिसका भी सम्मान होना इसके बात कर दीजिएगा। तो मैं पूछ रहा था कि आज भी दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में आज भी जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा उसे गोद में उठा के डोली वाली कार तक लेके जाता है। अब यहां से मैं दृश्य शुरू कर रहा हूं कि लड़की का वजन 150 किलो। जिसने नहीं सुना दोबारा से सुने, लड़की का वजन 150 किलो। ये मंच पे घूर घूर के दीपाली की तरफ क्यों देख रहे हैं कई लोग? जो हाँ दीपाली, तुम तो 150 में 250 ग्राम कम हो ना। हाँ, तो लड़की की भाई साहब विदाई का समय चल रहा है रघुराज जी। इसे बोलते हैं प्रहसन विधि, कविता में बोलते हैं नाट्य रूपांतर, उसे प्रहसन बोलते हैं। मैं उसे ही सुनाने की आपके बीच में कर रहा हूं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, मैं आपके बीच में सुन। तो लड़की का वजन 150 किलो। अब पंडित जी ने बोला, जजमान लड़की को लेके जाओ। अब लड़की का कोई सगा मामा भी नहीं है, तो अब कोई सगा मामा तो था नहीं, तो वहां पे 2 लोग खड़े थे। इस तरफ तो विवेक जी खड़े थे और विवेक जी अपने किसी दोस्त का नाम बता दो। अखिलेश तोमर जी यहां खड़े थे, भाई साहब नमस्कार जी। और विवेक जी यहां पे खड़े थे, विवेक जी अपने। तो लड़की के बाप ने पहले अखिलेश जी से बोला, भाई साहब बैठ जाइए। भाई साहब, इस व्यक्ति को कोई परवाह नहीं है, इसे कोई टिकट दो या न दो, अपनी कुर्सी अपने साथ लेके चलता है इंसान। मैं सच बता, वाह, इनका दिया कोई नहीं बुझा सकता। बस, पर इन लोगों ने मेरा दिया बुझा दिया और वहां दिया जलाने के लिए बोल दिया इन्होंने। तो लड़की के बाप ने जैसे ही बोला,
अब कोई था तो नहीं ना वहां पे। अब यहाँ पे अखिलेश जी थे, ये वाले अखिलेश जी खड़े हो जाइए, एक बार पब्लिक देख लेगी आपको। यही तो है। अच्छा आप हो अखिलेश जी, तो अखिलेश जी यहाँ पे खड़े थे ये, और विवेक जी एक बार आप खड़े हो जाओ, महिलाएं भी देख लेंगे। विवेक जी यहाँ खड़े थे, तो लड़की के बाप ने पहले अखिलेश जी से बोला, बेटे अखिलेश, बेटे उठा दे जरा, बस थोड़ी सी दूर की बात है। अब अखिलेश जी तो बचपन से उस लड़की के संग स्टापुर खेलते आ रहे हैं। अखिलेश जी को तो पता था जब वो स्टापुर पे कूदती थी तो स्टापुर चकनाचूर करके रख देती थी भाई साहब। तो जैसे ही अखिलेश से बोला, बेटे अखिलेश उठाइए, तो अखिलेश एकदम से, हैं मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर बोल रहा है जरा सा झुकूंगा पथरी। अच्छा कोई बात नहीं, बेटे विवेक, बेटे उठा दिए जरा। तो विवेक भाई 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी या औरत। जैसे बोला बेटे विवेक उठाइए, तो विवेक, मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा अच्छा। अब ऐसे में भाई साहब पीछे एक 40 किलो का लड़का खड़ा, अपने ईशान जैसा, उसे पता ही नहीं है यहां पे क्या बात हो रही है। पीछे सबसे कह रहा है, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। तो पीछे बलजीत जी भी खड़ी थी। बलजीत जी ने ईशान को बोला, यहां नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। अब ईशान भाई कहते हुए, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। कहते कहते लड़की के बाप तक आ गया, और लड़की के बाप से जैसे बोला, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो इसका अंदर इंतजार कर रहा था। लड़की के बाप ने बोला, जा छुटकी को लेके जा। तो विवेक जी जब तक ईशान ने वो लड़की नहीं देखी थी, इसकी सांसें ठीक चल रही थी, इसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, और इसका बीपी नॉर्मल था। जैसे ही इसने लड़की को देखा, इसके शरीर में जो हलचल हुई, अगर वो पसंद आ जाए तो ताली बजा देना। कहा है अंकल जी यहां पे? क्या करना है अंकल जी? हैं? उठानी है? अंकल जी इसको उठाने में तो मैं उठ जाऊंगा। और ये छुटकी ना है, ये तो बुटकी है। पर सबने बोली, नहीं बेटे देख, अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो इसने उठाने की छोटी सी कोशिश की, तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर ये लड़का, ये जो येलो टी शर्ट में आगे बैठा है, ये लड़का आगे आया और इसने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली। पर यहां पे दृश्य नंबर 3, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। ये लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो इसकी गोद से उतर के मम्मी कहती हुई वापसी आ गई। लड़की का बाबा ले लेके आ, करे लेके आ मतलब ये इस गेट तक तो लेके आ गया था, बस अब ज्यादा नहीं। कह रहा दोबारा से उठा। इसने दोबारा से उठाने की कोशिश की पर नहीं उठ रही। तो हमारे राज्य मंत्री साहब आए, रघुराज जी, और रघुराज जी ने मेरी जंग फिल्म का गाना गाया इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ओ, 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 जीत जाएंगे हम। ईशान की आवाज।
इन्होंने फिर गाया, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। ईशान, जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 30 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिस पे पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के बोली, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर को ये बोला, तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा, ओहो इमोशनल मोमेंट करा, हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा, फूल सी बच्ची सुनकर तो ईशान की खून सूख गया इसका सारा। कह रहा, कौन सी बच्ची? फूल सी। कह रहा, साले तेरा ये फूल है ना, शमशान घाट में छाती पर लौटेगा मेरे। थोड़ा आगे बढ़ा तो भाई साहब जहां पे ईशान खड़ा था वहीं पे इसकी पत्नी और इसका लड़का खड़े। तो पत्नी कह रही, आज न बचे ये तो गए। उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ बोला, कौशल्या रो क्यों रही है? बोली, एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये क्षत्रिय समाज वाले मिलकर ताली भी नहीं बजा रहे। बोला, चल ताली बजा दिया, बता रो क्यों रही है? कह रही, रो ना तो क्या करूं, आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, रोना की है। ऐसे में भी इसका दिमाग देखना। बोला, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने छोरे को रघुराज जी से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो युवा नेता मोर्चा का नेता बना देंगे उसे। भाई साहब आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ इससे भी 2 किलो कम, 38 किलो की। उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा विदाई में, तो जमीन पे लेट के ईशान के दोनों पैर पकड़ लिए और बोली, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैंने बेटी अपने हाथों से पाली है, इसे ऐसे नहीं जान दे सकती। मैं मर जाऊंगी, मैं यही मर जाऊंगी। ईशान बोला, छोड़ दे। बोली, मैं मर जाऊंगी। बोला, देखियो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक पंडित जी आए। बोला, जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में आप बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हो, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाओगे। यो बोला, जी महामृत्युंजय का जा पता हो तो पढ़ दो एक बार। अब इसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। ये बिल्कुल गेट तक पहुंच गया, इसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। पीछे से फिर किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। कह रहा, सालों मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के। अब लड़की की दादी को पकड़ के लाए। लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। कह रहा, भैया यो क्या कर? कह रहा, भैया बुजुर्ग हो रहता, सांस फूल रही है। कह रहा, सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना किया स्टार्ट किया। पहले की दादियां एक लाइन बोल के लड़की विदा करा देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे। बोला, किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब ये सीधा लड़की को लेके पहुंचा डोली वाली कार तक। उससे बोला ड्राइवर से, बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। वो बोला, अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। ये किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा। उसके ड्राइवर से बोला, बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। वो बोला, अंकल जी अरे बोल, वो मजाक कर रहा था, वही गाड़ी है। इसने लड़की को जैसी गाड़ी में बिठाया, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोले, निकाल कर। निकाल मतलब? अंकल जी तो ठूसी बहुत मुश्किल से है, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई, लड़की निकाली गई और विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोला, बेटे चैन की सांस क्यों ले रहा है? अभी तो गली अलीगढ़ का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तुझे फिर लेके आना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक बात जो आज क्षत्रिय समाज से मैं विनोद पाल कह के जा रहा हूं, बस इस एक बात पे अमल कीजिएगा कि भारत से एक गलती क्या हुई, हमसे एक गलती क्या हुई। वो एक पंक्ति, वो एक बात आपसे कह के जाना चाहता हूं कि हमने बेटियों को तो उनकी हदें बता दी, पर कहीं ना कहीं बेटों को उनकी हदें बताना भूल गए। जिस दिन ये समाज
बेटों को उनकी हदें बताना शुरू कर देगा। ना बेटियां फांसी पे झुलाई जाएंगी, ना बेटियां ससुराल में जलाई जाएंगी। बेटियों को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा, बेटियां भी इस देश में गोल्ड मेडल लेके आएंगी। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं भाई साहब, बहुत सीधा और सच्ची सी बात, श्रद्धा के 35 टुकड़े मिले भाई साहब। रघुराज जी 4 पंक्तियां दे के अपनी जगह पे बैठना चाहता हूं। मैं अपनी इन बच्चियों को समझाना चाहता हूं कि तुम्हारे को किसको चुनना है और क्या चुन लेते हो। एक प्रेम जाल दिखाया जाता है। श्रद्धा नाम की बेटी के 35 टुकड़े मिले फ्रिज के अंदर, तब ये 4 पंक्तियां मेरी कलम से निकली। और ये 4 पंक्तियां अगर आपका हो तो अंत तक बैठे हुए एक एक व्यक्ति की ताली मिले मुझे। मैं इन बेटियों को वो 4 पंक्तियां देके जाना चाहता हूं कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। बेटा सुन बेटा, ये पंक्ति है तुम्हारे लिए है, या आप अपने घर में अपनी बच्चियों को सुनाने ये 4 पंक्तियां, क्योंकि कवि ने तब लिखी जब इस देश का समाज नीचे की ओर घटित होता हुआ दिखाई दिया। तब बोलता हूं कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों, मेरी 4 पंक्तियां याद रखना तुम सदा। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। धन्यवाद।